क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, ये क्या है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई, यानी एक रीडिंग मटेरियल है। पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति या रजिस्टर से संबंधित है या टेक्निक से संबंधित है। अगर हम कहें अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा, किस पार्ट से संबंधित है, ये आपको आइडिया लगाना है। विश्व के कई भागों में, यहां तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे, और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी, यानी सेंटर में क्या है, ये इन विचारों में सामाजिक सत्ता, ठीक है, सोशल पावर की बात हो रही है, उनकी भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और द्रोयजी ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को एक नया स्वरूप दिया गया कि ये जो सोशल ट्रांजिशन, सोशल चेंज की बात हो रही है, तो इन विचारों को एक नया रूप दिया गया। किसके बारे में बात हो रही है, किस तरह की प्रयुक्ति है ये, क्या कौन सा सब्जेक्ट होगा आपके हिसाब से? सोशल साइंसेज में, सोशल स्टडीज में ही बात हो सकती है, हिस्ट्री पॉलिटी में ही सही कुछ होगा, यही मानोगे ना? तो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री की बात हो रही है, क्रांति प्रयुक्ति, ये कोई ऐसी टेक्निक है जो विद्रोह या क्रांति या रेवोल्यूशन की टेक्निक है, बच्चों को रिवोल्यूशनाइज करने की एक टेक्निक है? नहीं, आप ये थोड़ी रेवोल्यूशन थोड़ी सिखा रहे हो। राजनीतिक प्रयुक्ति है, कोई पॉलिटिकल प्रयुक्ति है? नहीं, वो भी नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक का टॉपिक तो नहीं है, आपका हिस्ट्री की तरफ ही लेकर के जा रहा है आपको। पावर के सेंस में देखोगे तो लगेगा। विज्ञान प्रयुक्ति नहीं, ये सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी वो आ जाएगा, दोनों ही एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है, यानी एक सोशल साइंस टेक्निक है बच्चों को सिखाने के लिए, कि उस समय के जो टॉपिक्स चल रहे होंगे वो सामग्री आपके सामने, आपको बस ये पहचाननी थी कौन सी सामग्री है। फोर्थ ऑप्शन कितने लोगों ने सही दिया? 65, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? ये अलग तरह का सवाल है, लेकिन टॉपिक ये पूछा जा चुका है पहले, क्योंकि आप लोग बहुत फंसे थे उसमें। होपफुली इस बार आप गलती नहीं करोगे। चलिएगा, अभी मैराथन है 20 तारीख को, तो 20 जनवरी को ट्यूसडे को हम रखेंगे, तो उसमें बता देंगे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है। CDP में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी लैंग्वेज पे रहते हैं, यहाँ भी बहुत रेयर पूछा जाता है, अगर वो वाला आप पढ़ लोगे तो यहाँ हो जाएगा। शास्त्रीय भाषाओं के बारे में क्या कहा है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का पार्ट नहीं है शास्त्रीय भाषाएं, है ना। ये ऑल्टरनेटिव या एक वैकल्पिक विषय या फिर एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ये संस्कृत है तो उसको एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओ, शास्त्रीय भाषा है। ऐसी और भी भाषाएं हैं भारत की। माध्यमिक चरण में एक केंद्रक या कोर भाषा के रूप में, नहीं भाई, कोर नहीं, कौन सी, सेंट्रल लैंग्वेज नहीं, एडिशनल लैंग्वेज, अतिरिक्त विकल्प के रूप में, वैकल्पिक भाषा या एडिशनल सब्जेक्ट माध्यमिक चरण के दौरान, मिडिल स्टेज पे, अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र में नहीं है शास्त्रीय भाषा का जिक्र, हम 3 भाषाएं वो अलग हैं। प्रेपरेटरी चरण नहीं, प्रेपरेटरी में इतना छोटा बच्चा है, क्यों पढ़ाओगे उस टाइम पे, कितनी भाषाएं पढ़ा दोगे उसको, तब तो मदर टंग का फोकस करो। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोगों ने दिया सही जवाब? 48। इसमें भी ये लोग अभी भी अटक रहे हैं। देखो सिंपल बात है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हो रही है, यानी 3 भाषाएं, मदर टंग, उसमें आप सिंपल मान लो उसमें शास्त्रीय भाषा की बात नहीं हुई। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में आपकी क्लासिकल लैंग्वेज की बात नहीं हुई, वो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाओगे, ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। समझ रहे हो बात? क्या कह रहे हो मैम? मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूँ, फरवरी में सीटेट का एग्जाम है, डेली 6 आवर्स देता हूँ, निकल जाएगा 6 घंटे अगर आप ईमानदारी से दे पाओ। नोट्स पढ़ लो जो दिए हुए हैं आपको अच्छे से, थोड़े प्रीवियस ईयर लगा दो, निकल जाओगे। सीटेट उतना कोई मुश्किल नहीं है, और नीट की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा पढ़ने की आदत होगी, मैं मान रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कक्षा 7 की एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, यानी एक शॉर्ट रीडिंग मटीरियल है, ठीक। क्लास 7 के बच्चे हैं, वहाँ क्लास 7 की टीचर ने दिए हैं, एक शॉर्ट रीडिंग मटीरियल दिया है, जिसके माध्यम से वे पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता और पहचान के बारे में समझ बना सकें। इस शॉर्ट रीडिंग मटेरियल से, वो हिस्ट्री के बारे में हो सकता है या किसी के भी बारे में हो सकता है, लिखा हुआ है इन्होंने कि पहचान के बारे में, समुदाय की सत्ता, तो वो ये SST का ही विषय है, के बारे में समझ बना सकें। अध्यापक शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहते हैं, यानी जो टीचर हैं वो किस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, साहित्यिक कौशल को। अब ये कोई साहित्य थोड़ी दिया है, जब वो समुदाय की सत्ता व पहचान, यानी अगेन वो SST में हिस्ट्री पॉलिटी वाले विषय हो गए। भाषा साक्षरता नहीं, भाषा साक्षरता के लिए 50 चीजें हैं कि अगर लैंग्वेज लिटरेसी की बात होती। समालोचनात्मक साक्षरता, यस। विश्लेषणात्मक पठन साक्षरता, समालोचनात्मक क्योंकि 2 चीजों के बारे में विश्लेषण करने को नहीं कहा गया, और ये विश्लेषण समालोचनात्मक साक्षरता में शामिल होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। 62% लोग सही जवाब दे रहे हैं, जिसमें बच्चे की चिंतन प्रक्रिया पे जोर पड़े,
अलग अलग पहलुओं से देखना पड़े किसी चीज को, तो आप समझ जाइए क्रिटिकल लिटरेसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे गले को क्या हुआ है, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच, ये दोनों में से एक से सवाल आ ही जाता है हिंदी इंग्लिश पेडागोजी दोनों में, ठीक है ना। हाँ, न्यू सिलेबस भी करा देंगे रीड प्लस में, डोंट वरी, टेंशन ना लो, अभी चल रहा है सिलेबस। अब जब इतनी जल्दी पेपर ले लेंगे तो टाइम तो लगेगा ना। कई लोगों को लगता है नहीं सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, हाँ, अरे चल रहा है भाई, प्रोसेस में है ना। जब नया सिलेबस आएगा, आज से पहले कभी जो चीज़, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल थी ही नहीं सिलेबस में, तो कराया जाएगा ना उसको, ऐसा थोड़ी है कि चुटकी बजा के हो जाएगा। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम, टॉप डाउन में क्या शामिल है? देखिए, टॉप डाउन का मतलब है टॉप से डाउन की तरफ, जो मेन समरी पॉइंट्स हैं, भाषा जो आप स्टोरी है उसके निष्कर्ष से बाकी आप पूरा समरी, फिर उससे आएंगे आप पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से आएंगे आप सेंटेंस पे, सेंटेंस से आएंगे आप वर्ड पे या वर्ड मीनिंग पे, उससे आएंगे लेटर पे, यानी टॉप से डाउन की तरफ। वो आपको कहां नजर आ रहा है? सामग्री, यानी पूरा ओवरऑल कंटेंट या समरी पे आपका फोकस है। पहले जैसे किसी मूवी की पूरी समरी बता दी हो, वाक, फिर क्या क्या कहा गया, डायलॉग्स बता रहे हो, या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना, तो आप टॉप डाउन में कंप्लीट एक जिस्ट निकाल रहे होते हो, यानी एक समरी निकाल रहे होते हो, उसके बाद बाकियों पे जा रहे होते हो। ये प्रत्येक ध्वनि, ये बॉटम अप अप्रोच है कि हर एक साउंड से आपका ध्यान गया किस पे? शब्द पे, वर्ड से आप गए वाक्यांश पे, क्लॉज पे, पैराग्राफ पे जाएंगे, फिर उपवाक्य और वाक्यों की तरफ, सेंटेंस की तरफ जाएंगे आप, क्लॉज से फिर फ्रेज से फिर सेंटेंस पे। तो छोटे से बड़े की तरफ बॉटम अप, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ABCD से वर्ड सीखा, वर्ड से सेंटेंस बनाना सीखा, सेंटेंस से पैराग्राफ पे गए या उसमें भी क्लॉज पे गए, फ्रेजेस पे गए, फिर पैराग्राफ से पूरी स्टोरी पे गए। ये है बॉटम से अप की ओर। उल्टा अगर जब आप कर रहे हैं कि पूरी सामग्री को समझना, फिर उसके अंदर जो ऑडियो है उनको समझना, फिर उससे पैराग्राफ पे आना, पैराग्राफ से सेंटेंस पे आना, सेंटेंस से वर्ड पे आना, वो टॉप डाउन है, ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि पूरा जस्ट समझना टॉप है सामग्री। वाक, विशिष्ट वर्णनों की ओर ध्यान देना। विशिष्ट में तो फिर आप बॉटम अप की तरफ ही चले जाएंगे। वाक, सामग्री या ऑडियो के सारांश, जिस्ट को सुनना। सिर्फ जिस्ट को सुनना अगर आप यहां कह रहे हैं तो आपको ये सुंदर लग सकती है बात, बट वाक पहले लिख दिया इन्होंने तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाक में कोई पर्टिकुलर सेंटेंस की या कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात हो रही होगी। पूरी सामग्री पहले आएगी, वाक बाद में आएगा, कि किसी ने कुछ कहा वो बाद में आएगा, पूरी ओवरऑल सामग्री पे पहले हम जाएंगे, तो इसलिए फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ये क्या कहता है? कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती हैं। तो लेखन कार्य यानी राइटिंग वर्क। वह कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेके आ गई। जो फेरी लगाते हैं, कोई फल बेच रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वो क्लास से बाहर गई और उस फेरी वाले को क्लास के अंदर लेके आ गई। इसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलते हैं, यानी समाज से आप संसाधन लेके आ रहे हैं क्लास में सिखाने के लिए। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए, यानी लगभग 7 मिनट्स के लिए रुके। फिर शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़ों में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा गया। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप में जाना गया है? क्या है फेरी वाला, ये बताइए आप। फेरी वाले को फेरी वाला कहेंगे, यहाँ पे गतिविधि का एक प्रतिभागी कहेंगे, वो थोड़ी कर रहा है एक्टिविटी, है? बताओ जरा, फटाफट से बताओ, क्या है फेरी वाला? फेरी वाला ये शिक्षण सहायक। सामग्री नहीं लिखा, नहीं तो हो जाता है ये सही। शिक्षण सहायक सामग्री होता तो हम मान लेते, हालांकि वो कंटेंट नहीं है, बट फिर भी एक रिसोर्स के रूप में है। तो टीचिंग रिसोर्स अगर कह देते, टीचिंग लर्निंग या टीचिंग हेल्पिंग रिसोर्स कह देते तो फिर भी सही होता। शिक्षण सहायक नहीं, वो पढ़ा नहीं रहा है आपके साथ, कंटेंट के रूप में, एक सामग्री के रूप में, एक टीचिंग एड के रूप में एक तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं। कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं जिसको, कंटेंट या सामग्री। गतिविधि का प्रतिभागी नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं है एक्टिविटी में खुद से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ऑप्शन। तो फर्स्ट के साथ जाएंगे, कितने लोग सही दे रहे हैं? 34% लोग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, मेरा गला बिल्कुल जा चुका है, परसों भी हमें मिलना है। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। अधिगम प्रतिफल को हम अंग्रेजी में कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। क्या कहते हैं? लर्निंग आउटकम। जैसे आज का लर्निंग आउटकम क्या है कि अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चंस कर लेते हैं तसल्ली से, तमीज से, समझ करके, तो आप के अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप वो 15 नंबर की पेडागोजी सॉल्व कर पाएंगे, कि आप ये टॉपिक को समझ पाएंगे, समझने में निपुण हो पाएंगे। ये लर्निंग आउटकम होना चाहिए आज की क्लास का, ठीक है। अब हम देखें व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना।
सिर्फ व्याकरणिक ज्ञान की बात नहीं होती है लर्निंग आउटकम में। दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सुंदर लग रही है बात। सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, यानी ये तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो गया कि जो भी कौशल है उनके न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना। लर्निंग आउटकम में ऐसा नहीं होता कि न्यूनतम स्तर, जो भी कई बार होगा कि आप दक्षता यानी प्रोफिशिएंसी माप पाए तो मास्टरी भी हो सकती है कई जगहों पे। भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, मापने के संदर्भ में ही आप लैंग्वेज एलिमेंट्स की बात करेंगे? जी नहीं। दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, यानी जो भी प्रोफिशिएंसी है पढ़ने में, लिखने में, समझने में, वो मापन के संदर्भ में प्राप्त हो पाई है कि नहीं, कि इतने % ये लर्निंग आउटकम इससे आएगा। तो वो आउटकम यदि आया है कि मापन के संदर्भ में वो प्रोफिशिएंसी उतनी अचीव हो पाई इस चैप्टर को पढ़ के जितनी होनी चाहिए थी, 3rd क्लास के बच्चे को ये करना आना चाहिए, क्या आता है उसको? अच्छा, तो इसका मतलब आता है तो लर्निंग आउटकम अचीव हो गया कि हम ये चाहते थे, ये पढ़ाने से बच्चा ये सीख जाए, ये आउटकम निकल करके आ जाए, दक्षता प्रोफिशिएंसी हो जाए, इतना प्रोफिशिएंट हो जाए इस एक टॉपिक में, इस एक क्लास से या इस चैप्टर से, वॉटेवर। भाषागत तथ्यों को यानी सिर्फ लैंग्वेज एलिमेंट्स को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है अधिगम प्रतिफल, तो इसलिए 4th तो ऑप्शन सही नहीं होगा, 2nd ही होगा। 55% लोग सही जवाब ऑलरेडी दे रहे हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। अदिति भूतकाल के नियम जानती है, यानी पास्ट, भूत वाला भूत नहीं, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना इतनी बात? ओ गॉड। अदिति भूतकाल के नियम जानती है और परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पा रही है, यानी कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर पा रही है। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? सिंपल है यार, किस प्रकार का ज्ञान है? जिसको यूज नहीं कर पा रही संदर्भ में जब सिचुएशन आ रही है तो, लेकिन ज्ञान है, नियम पता है। यही बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जब पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन कई लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म ही लगा देते हैं, है ना? तो ये क्या है? आई डिड नॉट न्यू कह देंगे, इसका मतलब गड़बड़ है। नॉलेज प्रोसीजरल नहीं है उनके पास, घोषणात्मक है, डिक्लेरेटिव है, डेफिनेशंस पता है, व्याकरण के नियम पता हैं, यूज करने में दिक्कत है। तो ज्ञान का अनुप्रयोग किस प्रकार का ज्ञान है? अनुप्रयोग पता होता तो फिर तो दिक्कत आती ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल यूज हो जाता। प्रक्रियात्मक ज्ञान भी नहीं है, ये तो प्रोसीजरल नॉलेज होती तो प्रयोग में दिक्कत थोड़ी आती। भाषा अर्जन उपकरण की तो कोई चर्चा ही नहीं है, घोषणात्मक ज्ञान है अदिति के पास, यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज है, जहां डेफिनेशन की, थियोरी तो आपको पता है चीजों की, हाउ नहीं पता, वाई नहीं पता, कैसे प्रयोग करना ये नहीं पता, व्हाट पता है, डेफिनेशन पता है, थियोरी पता है, तो उसको पास्ट के नियम तो पता है लेकिन उनको यूज करना नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी ट्रू नहीं है, नॉट आपको देखना है। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित करती है, यानी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को ही अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, हाँ ठीक है, कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी लैंग्वेज से जुड़ी हुई होती है। भाषा या एक्सप्रेस होती है कि जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी क्या है वो एक्सप्रेस होगी उसके माध्यम से। भाषा इतिहास का खजाना है, ठीक है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है, जो हमारा ओवरऑल नॉलेज है उसमें कंट्रीब्यूट करती है, जो लैंग्वेज है उसके माध्यम से हम सीखते हैं। वाइगॉत्स्की कह भी रहे हैं ग्रेटेस्ट टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है ना। लेकिन ये बात सही नहीं है कि कुछ भाषाएं सिर्फ साइंस और टेक के लिए ही बनी है। भाई भाषा से तो आप आर्ट में उसका इस्तेमाल कर लो, आप मूवीज में कर लो, कल्चर में कर लो, हिस्ट्री में कर लो, भाषा तो भाषा है, उसके माध्यम से तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, कहीं भी यूज हो सकती है। ऐसा थोड़ी सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए बनी है कुछ भाषाएं कि अंग्रेजी है तो सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए यूज होगी। कई लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बात है, वो स्टीरियोटाइप जैसा है, लेकिन वो भाषा नहीं बनी है सिर्फ साइंस एंड टेक के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, हिंदी पेडागोजी में पूछा जा चुका है ना। तो भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थिति है ये पूछ रहे हैं हिंदी पेडागोजी में। इसका सिंपल मतलब है कि आंख बंद करके ट्रांसलेट कर दिया गया है इंग्लिश पेडागोजी से हिंदी पेडागोजी के सेक्शन को। अब जिसकी कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि जिसकी इंग्लिश पेडागोजी के टर्म्स की नॉलेज ठीक होगी उसको ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। हालांकि अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे तो अगर आपकी हिंदी पेडागोजी आपने स्ट्रॉन्ग कर ली इन टर्म्स के साथ तो आपको इंग्लिश में भी हेल्प मिल सकती है। बट इसका उल्टा ट्रू कम ही है, क्योंकि ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन वो पूछा गया इंग्लिश मीडियम में ही है, जिसको ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है। ये आपका खैर चिंता नहीं होनी चाहिए, आपको तो टॉपिक समझ में आना चाहिए, ये चिंता होनी चाहिए। भारत के संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंग्रेजी की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं। सह राजकीय भाषा है। मैं कहती हूं कि ओला क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसमें आपकी जो आर्टिकल 343 है उसमें उसकी बात होती है
उसमें बात होती है इन सब बातों की कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर इंग्लिश को AOL बताया गया है। ओला में AOL यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजकीय भाषा कौन सी है भारत की? ऑफिशियल लैंग्वेज। हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बट सच ये है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा ना हिंदी है ना इंग्लिश है, कोई राष्ट्रीय भाषा हमारी है नहीं। रखने की बात हुई थी बट वो नहीं हो पाया सफल। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है। तो भाषा जो, जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी। ये एक एक्ट है 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको हम कहते हैं क्या, जो आपका राजकीय भाषा अधिनियम ओला। तो ये इसमें हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है कि ऑफिशियल काम हिंदी में होना चाहिए, उसके साथ जो भाषा का इस्तेमाल हो यूज करें तो वो इंग्लिश को कर ले। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज या राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक, वैधानिक निकायों की भाषा उसमें तो फिर हिंदी को ही इस्तेमाल में हम लाते हैं, और उसमें जरूरत पड़े तो इंग्लिश को भी एसोसिएट की तरह यूज कर लेंगे। फॉरेन लैंग्वेज होते हुए भी हम इसको संविधान में फॉरेन लैंग्वेज नहीं कहा गया है। आप एनसीएफ में जब पढ़ते हैं तो वो वहां पे आपको कई बार सेकंड लैंग्वेज के रूप में दिखेगी, बट इसको हम इस तरह से देखते नहीं है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, अपने राजकीय कामों में सहायता के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश को। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, हिंदी पूछे तो राजकीय भाषा, इंग्लिश पूछे तो एसोसिएट ऑफिशियल यानी सह राजकीय भाषा, मतलब साथ में चलेगी, जरूरत पड़ने पे इंग्लिश भी। कृपा और कर्ण जुड़वा हैं, ये 15 साल बाद चेंज करने की बात हुई थी बट हुआ नहीं, उस पर नहीं जाएंगे। कृपा और कर्ण दो बच्चे हैं जो जुड़वा हैं और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। जुड़वा हैं, एक विशेष बोली बोलते हैं और बोली में भी भिन्नता है, दोनों सेम तरीके से नहीं बोलते, अलग अलग तरह से बोलते हैं। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? भाई सबका अपना एक स्टाइल होता है ना, कि जैसे मैं अगर कोई बात कहूंगी तो जो व्यक्ति ठीक से ऑब्जर्व करता होगा लैंग्वेज को, वो मेरी भाषा में बोल के बता देगा। या कई लोग मिमिक्री जो करते हैं तो उनको पता होता है कि यार अमिताभ बच्चन बोलेंगे तो इस स्टाइल में बोलेंगे, इस भाषा में बोलेंगे, ऐसी आवाज में बोलेंगे, ठीक है ना। तो विभिन्न तरीका होता है, हर व्यक्ति सेम लैंग्वेज भी, इंग्लिश भी बोलते हैं तो सब सेम एक्सेंट से नहीं बोलते, है ना, या फिर हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है लैंग्वेज को यूज करने का, ठीक है। तो मणिपुरी विशेष तरीका जो है वो मणिपुरी तरीका है नहीं, ये व्यक्तिगत तरीका पूछा है, इसको किस रूप में जानेंगे इस व्यक्तिगत तरीके को। यहाँ पे भाषा महत्वपूर्ण ही नहीं है कि कौन सी बोली जा रही है, व्यक्तिगत तरीका, इंडिविजुअल स्टाइल जो है इसको क्या कहते हैं एग्जैक्ट लिंग्विस्टिक या पेडागोजिक टर्म में, तो इसको कहते हैं व्यक्तिक भाषा या व्यक्ति भाषा, इडियोलेक्ट या आइडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट मतलब इंडिविजुअल का डायलेक्ट है, इंडिविजुअल का स्टाइल है, अपना एक एक्सेंट है। तो व्यक्ति एक्सेंट भी नहीं कहेंगे, डायलेक्ट ही है, बोलने का तरीका है, इडियोलेक्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में भी अगर ये सवाल पूछ लिया जाए, यानी इंडिविजुअल का एक डायलेक्ट है, बोलने का तरीका है, व्यक्ति भाषा, बोली वाक ये सब नहीं होगा। कितने % लोगों ने सही जवाब दिया? मौका दिया करो यार सबको। वाक क्रिया नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, वो सिंपल स्टाइल पूछा था हमसे। 85% लोग सेकंड ऑप्शन देख ही रहे हैं, सही है। 5 सवाल और हैं, टेंशन ना लो। यांत्रिक या फिर अगर मैं कहूं यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा या यांत्रिक आप समझ ही पा रहे हैं, मैकेनिकल की बात हो रही कुछ हद तक। एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। पुस्तक लिखना कोई यांत्रिक काम नहीं है, आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप और डीप में जाएंगे उसमें, सिर्फ मैकेनिकल लर्निंग नहीं हो सकती यहाँ पे, है ना। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए, ये बात सही लग रही है हमें, है ना, क्योंकि यांत्रिक रूप से फिर वो सीखेगा, रट्टे भी लगा लेगा 4 सेंटेंसेस के, उसको फलाना कोई पेपर पास करना है, विदेश में नौकरी मिल जाएगी, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उसकी अपनी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन वो जर्मनी जाना है और वहां बिना जर्मन के काम नहीं चलेगा, तो आपने उतनी भाषा सीख ली, आपकी प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है, यांत्रिक है, मैकेनिकल है, कि आपको कोई दैनिक जीवन में कोई पर्पज है जो फुलफिल करना है, उतनी भाषा आप सीख ले रहे हैं अपने काम के लिए। जरूरी नहीं कि आपका बहुत इंटरेस्ट हो उस चीज में या आप बहुत डीप में जाने के लिए सीख रहे हो। जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा की सहजात वक्ता के नजदीक आ सके, यानी आप एक नेटिव स्पीकर की तरह भाषा को सीखें, डॉक्टर शशि थरूर, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। वो यांत्रिक अभिप्रेरणा नहीं है, यांत्रिक प्रेरणा नहीं है, वो तो इन डेप्थ आप सीख रहे हैं, फिर नेटिव स्पीकर के जैसे बोलना सीख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों कार्यों के लिए, तो ये तो आपकी नेचुरल वर्ल्ड में फर्स्ट लैंग्वेज जैसा काम करेगी। तो सेकंड इज दी ओनली राइट ऑप्शन। 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी हुई है। उड़िया जन्म से आती है यानी उसकी मदर टंग होगी या फर्स्ट लैंग्वेज होगी, रीजनल लैंग्वेज होगी। अंग्रेजी भी पढ़ी हुई है और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट राइट पूछा है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। हाँ लग रहा है, क्योंकि वो जन्म से तो उड़िया सीखी है। उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। नहीं, अंग्रेजी अधिगम भी भाषा अर्जन नहीं है और हिंदी भी भाषा अर्जन नहीं है, क्योंकि ये बाद में सीखी है।
है ना, पढ़ी है उसने, भी पढ़ी है, जन्म से उड़िया आती है। अर्जित भाषा वो होती है जो आपने एक्वायर की है बिना किताब कॉपी के अपने एनवायरमेंट से। तो ये दोनों, ना तो उड़िया, हाँ उड़िया तो अर्जन है, अंग्रेजी अर्जन नहीं है, उड़िया तो अर्जन है क्योंकि जन्म से सीखी है, वो उसकी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, मातृभाषा है, नेटिव लैंग्वेज है। उसका हिंदी भाषा अधिगम है। हाँ ये बात भी सही लग रही है यार, ये क्या चक्कर है, उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है। हाँ सही है, ये तो हमें गलत चाहिए ना, तो देखेंगे अभी। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, ये भी सही है। देखो ये तीनों ही बातें सही है, और हमको चाहिए था गलत, जिसको मैं मिस कर गई कि नॉट पूछा है। तो नॉट तो फर्स्ट ये जो हमने क्रॉस लगाया था, है ना, क्योंकि ये तीनों सही हैं, इसलिए जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि नॉट पूछा है हमसे। उसका अंग्रेजी भाषा अधिगम जो है, जो अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन में नहीं आ सकता। लैंग्वेज लर्न की है उसने, इंग्लिश लर्निंग में आएगा, उसकी लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट है, ना कि लैंग्वेज एक्विजिशन का। भाषा अर्जन में, किताब की भाषा अर्जन और अधिगम में एक ही चीज का अंतर होता है। यार आप लोग तो खुद इसमें घूम गए, है ना, मैं तो पढ़ ही रही थी, चलो अभी प्रोसेस में थी, आप मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जवाब चेंज करते, तो ये गलत बात है। आप पढ़ के खुद से समझो पहले, मैं तो कंफ्यूज भी करूंगी एट टाइम्स, ठीक है ना। तो उसका अंग्रेजी अधिगम, यानी जो बच्चे का, अश्विन का जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग है, वो भाषा अर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी दूसरी भाषा है। भाषा अर्जन जनरली फर्स्ट लैंग्वेज में होता है, हो कईयों में सकता है, लेकिन वो माहौल से सीखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे जबकि जो माहौल या जन्म से सीखी है वो सिर्फ उड़िया है, हिंदी और वो भी पढ़ी है मतलब एनवायरमेंट से नहीं, प्रॉपर फॉर्मल वे से, औपचारिकता से सीखी हैं। समझ रहे हो, लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर होता है परिवेश का या वातावरण का। तो अगर आपको एनवायरमेंट मिला है बचपन से ही उस लैंग्वेज को, तो आप अर्जित कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, बिना ग्रामर के, बिना टीचर के, बिना स्कूल जाए। हो सकता है पढ़ना भी आप उस लैंग्वेज को बाद में सीखे, जैसे हिंदी स्कूल में पढ़नी सीखी होगी, बोलनी तो पहले ही आ गई थी, तो भाषा अर्जन किया है आपने, एक्वायर किया है, इनहेरिट की है। लर्निंग यानी जब आप दूसरी भाषा सीखेंगे, उसका व्याकरण सीखेंगे, उसके वर्ड मीनिंग सीखेंगे, उसका अल्फाबेट सीखेंगे, शब्द बनाना सीखेंगे, लेटर्स सीखेंगे, तो वो लर्निंग है प्रॉपर, एफर्ट, प्रैक्टिस, ग्रामर, ये सब के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। और नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा अर्जन यंत्र होता है हमारे अंदर, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके माध्यम से हम, अगर एनवायरमेंट मिले तो हम भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। भाषा अर्जन की बात कर रहे हैं, वो अधिगम की नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा मैं आपको बता के चल रही हूँ, बाकी वो आपको करा दूंगी, क्या कहते हैं उसको, मैराथन में चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चंस भी, क्योंकि अलग से यहाँ जरूरत उतनी है नहीं, अर्जन और अधिगम में ही बात बन जाती है। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वो फिर भी पूछे जाते रहे। ये सब नए तरीके के क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं बार बार। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद, अब इसमें आप लोग गड़बड़ करेंगे मैक्सिमम लोग। योगात्मक द्विभाषावाद, योगात्मक, योग का मतलब है एडिशन, वो रामदेव बाबा वाले योग की बात नहीं चल रही है, या पतंजलि योग की बात नहीं चल रही है। एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म, द्विभाषा का मतलब है बाइलिंगुअलिज्म, ठीक है, का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म का क्यों करना चाहिए अनुसरण, या उसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो पहला है, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, कह सकते हो। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, यानी अंग्रेजी शिक्षण का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षण में दो भाषाएं, बाइलिंगुअल तो कोई भी दो भाषाएं हो सकती हैं। बच्चे की भाषा को तो समुन्नत करता है, परंतु उसकी संस्कृति को नहीं। यह भी कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दो भाषाएं सीख रहा है तो ये किसी ने मना नहीं किया कि वो संस्कृति नहीं सीख पाएगा। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है, नहीं अवरोध तो बाइलिंगुअलिज्म पैदा नहीं करता, हम उसको ऐसे नहीं देखते, एडिटिव है ये सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म है जो अवरोध पैदा करता है कि एक नई भाषा आप सीख रहे हैं, पुराने वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है, यानी माइनस में चली जा रही है। सब्ट्रैक्शन उसी को कहते हैं ना, घटाने को। तो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म होता है कि एक भाषा आपको आती थी, अब दूसरी भाषा सीखी, और दूसरी भाषा सीखने के बाद ऐसा हुआ कि पहली भाषा भूल गए, इस्तेमाल में नहीं है। अमेरिका चले गए, 15 साल से आए ही नहीं, इंग्लिश ही बोलते हैं, हिंदी ना कोई मूवी देखी इतने साल से, ना कोई ज्यादा बात हुई, तो आप कई सारे स्ट्रक्चर, या जैसा मैं अभी कह रही थी कि हिंदी लिखने की आदत नहीं रही, तो वो सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म की तरफ चला जाएगा कि, बट वो प्रैक्टिस से वापस भी आ जाएगा जरूरत पड़ने पे। तो ये तो यहाँ सब्ट्रैक्टिव की बात हो रही होती तो फोर्थ सही हो जाता। अभी आप लोग 72% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। यस, एडिटिव बाइलिंगुअलिज्म में आप ऐसा नहीं संस्कृति भूल जाएंगे, पहली भाषा के में जो आपने सीखा था वो भूल जाएंगे। एडिटिव का मतलब ये हिंदी आती है, इंग्लिश भी सीख ली साथ में, तो एडिशन हुआ है, पुराना सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे संस्कृति पहली भाषा की भी बची हुई है, आइडेंटिटी आपकी वो बची हुई है, बेशक आपने इंग्लिश सीख ली हो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैक्सिमम लोग दे भी रहे हैं, कितने परसेंट लोग दे रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, श्रवण में क्या शामिल है, यानी सुनने में, लिसनिंग में। नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं, बोल दे दो फटाफट। लिसनिंग में क्या शामिल है, यानी श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना,
यानी जो साउंड सुनी आपने उसको डिकोड किया। विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना, श्रवण की बात हो रही है, पढ़ने की थोड़ी बात हो रही है। विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ श्रवण में ही होगा, ये तो हो सकता है पढ़ के हो, चर्चा करके हो। ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, बिल्कुल 51% लोग सही जवाब दे रहे हैं। श्रवण का मतलब ही होता है कि अगर अर्थ नहीं निकाल पा रहे हो, चाहे आप ध्वनि पहचान, इवन पढ़ने में भी यही बात लागू होती है कि अगर आप अर्थ नहीं निकाल पाए, चाहे आपको सारे अक्षर पहचानने आते हो, पढ़ना आता हो, बहुत अच्छा धारा प्रवाहिता से फ्लुएंसी से पढ़ते हो आप, लेकिन अगर आप अर्थ नहीं निकाल पाए पढ़ के, तो हम उसको कहेंगे कि वो पढ़ने में एक्चुअल में नहीं आएगा। पढ़ने का एक्चुअल अर्थ है कि पढ़ के अर्थ निकाल पाए, समझ पाए कि कहा क्या गया है ना। और ऐसे ही यहाँ सुनने से भी वही मतलब है कि आप सिर्फ सुन के, मैंने कहा पानी, आपने कहा पानी, मतलब ये ऐसा कई बार होता है सुनने में कि शायद कल की क्लास की बात है, मैं पूछ रही थी मॉरलिटी, ऑफलाइन क्लास की, कि मॉरलिटी क्या होता है, तो किसी ने कहा नैतिकता, तो वो ट्रांसलेट तो कर दिया आपने, सुन के मॉरलिटी को मॉरलिटी बता दिया बेशक, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बताया। समझ रहे हो? तो श्रवण का मतलब सिर्फ सुन के रिपीट कर देने से या पता लग गया कि ये शब्द है, उससे नहीं आएगा, डिकोड करने से नहीं आएगा। कि डिकोड में तो जो बोला गया आपने डिकोड कर दिया, लेकिन ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना, तो अर्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे सुनना हो, पढ़ना हो, लिखना हो। ठीक है ना? एज इट इज रिपीट करना नहीं, अर्थ, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि वो एज इट इज रिपीट करने की बात कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आखिरी सवाल आज का, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये तीसरा सवाल है और ये मैंने जान करके डाला है कि आपकी जो आखिरी तक बनते बनते समझ अब तक बन गई होगी, मैं ये मान के चल रही हूं, है ना। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सी बात सही है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं और सीख जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम में क्यों शुरू करेंगे भाई सभी बच्चे? ये थोड़ी कहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। मदर टंग में शुरू होगी शिक्षा, मातृभाषा, अब वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई एक लैंग्वेज का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल मदर टंग है, पहली लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज है या रीजनल लैंग्वेज है, बच्चे की मातृभाषा जो घर में उसकी बोली जाती है, जो उसकी पहली भाषा है। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा, कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 88%। अब आपको समझ आ गई है इसका मतलब। चलो, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। भाई राज्य की भाषा में ही शुरू करेंगे ये कोई जरूरी थोड़ी है। क्या क्या एक बच्चा है जो दिल्ली में रहता है और हो सकता है वो नेटिव प्लेस उसका, अभी कोझिकोड वाले बच्चे की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश से आया हो, हरियाणा से आया हो, और मान लो उस स्कूल में इंग्लिश यूज होती है, तो क्या उस राज्य की भाषा या उत्तर प्रदेश में हिंदी यूज हो रही है? तो एक बच्चा हो सकता है जो पंजाब से आया हो, एक बच्चा हो सकता है जो गुजरात से आया हो और वो अपने माता पिता के ट्रांसफर के चलते या वट एवर रीजन के चलते उस राज्य में रह रहा हो, तो सिर्फ राज्य की भाषा में ही पढ़ाएंगे? नहीं भाई, बच्चे की मातृभाषा अलग हो सकती है स्टेट की लैंग्वेज से। समझ रहे हो? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 भाषाएं। ये हम इम्पोज नहीं कर सकते कि हिंदी में ही शुरू करेंगे क्योंकि राजभाषा है। कोई भी भाषा जो उसकी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें शुरू करेंगे। ठीक है, जो कि आप मैक्सिमम लोग 89% लोग अब सही जवाब दे रहे हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा और घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। इसीलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात हो रही है कि भाई मिडिल स्टेज पे आप 3 भाषाएं सिखाइए और फिर आप 10th करने तक क्या हो जाएगा, 3 भाषाएं। फिर वो मिडिल स्टेज से क्योंकि 3 भाषाओं पे चला गया कि मानी मदर टंग, उसकी जो भी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो सकती है, और तीसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कि कोई बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, इतनी सारी भाषाएं हैं। तो ये कहानी है, होपफुली आपको जो है बात समझ आ गई। और इसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है अगर वो चाहे तो लेना, जिसको हम माध्यमिक स्तर पे, जिसको आप क्लासिकल लैंग्वेज कह सकते हैं, है ना, संस्कृत या और शास्त्रीय भाषाएं जो हैं वो हो सकती हैं।